नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में दिलचस्प खेल चल रहा है। कहां तो ये कहा जाता है कि जब अच्छे दिन होते हैं, जब पार्टियां लगातार जीत रही होती है तो आपस में विवाद कम होते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में विवाद होता नहीं है, सीधे सीधे विवाद का पटाक्षेप हो जाता है। एक झटके में पटाक्षेप हो जाता है और पटाक्षेप इस रूप में होता है कि एक तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बदल जाता है तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष भी बदल जाता है। तो क्या बिहार एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ चला है? अब बढ़ चला है या नहीं बढ़ चला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी और उसमें भी नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर उनके बेहद विश्वास पात्रों में शुमार लोग जब नरेंद्र मोदी के बेहद दुलारे नेता के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे, सीधे सीधे उन पर सवाल खड़े करने लगे, राजनीतिक आरोप व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर व्यक्तिगत रूप से लगाने लगे, तो तय मानिए कि एनडीए के अंदर किसी एक की एग्जिट चुनाव के वक्त तो होगी। और किस रूप में होगी उसको समझने के लिए आइए देखते हैं हुआ क्या है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस गठबंधन में लोग रहते हैं, जिस गठबंधन की पार्टी में रहते हैं, उस गठबंधन में रहने के बावजूद एक अलग तरह का दिलचस्प नजारा पेश करते हो। दरअसल जनता दल यूनाइटेड में एक नया पावर इक्वेशन डेवलप हुआ है। पुराने पावर इक्वेशन की बात भूल जाइए। जब ललन सिंह पार्टी में सर्वे सर्वा हुआ करते थे, नेक्स्ट टू नीतीश कुमार हुआ करते थे, कभी आरसीपी सिंह हुआ करते थे, थोड़े दिनों तक प्रशांत किशोर की भी भूमिका इसी प्रकार से रही। लेकिन अब जो पावर इक्वेशन डेवलप हुआ है, उस पावर इक्वेशन में एक तरफ एक वीआरएस ले चुके आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग पार्टियों से आए हैं, कोई भाजपा से तो कोई कांग्रेस से, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, और इन सब के बीच एक ऐसे नेता भी आए जो नीतीश कुमार की समता पार्टी में पहले से थे, उनके दोस्त भी हैं और अलग होने के बावजूद भी उनके दोस्त ही गिने जाते रहे। जेल में जाकर के भी मुलाकातों के का दौर चला। लेकिन अब जब वो जेल से बाहर है, उनकी पत्नी लोकसभा की सांसद है और नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं, वो नेता अगर नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वास पात्र, उनके हनुमान, स्वघोषित हनुमान के ऊपर राजनीतिक तंज कसते हुए दिखे, सीधे सीधे सवाल उठाते हुए दिखे, और याद रखिए अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपनी एक दूसरी सहयोगी पार्टी के लिए सवाल उठाते दिखे, तो बोल उनके हो सकते हैं। पीछे के शब्दों का सिलेक्शन सब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में किस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा किया जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और जो पत्ता हिलाने की कोशिश करता है उसकी सियासत हिल जाती है। कहां है आरसीपी सिंह, कहां है प्रशांत किशोर? सबके जलवे खत्म हो गए। और जब सबके जलवे खत्म हो गए तो उस स्थिति में क्या बिहार में एनडीए का जलवा बचेगा या नहीं बचेगा? जरा इस बयान को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। दरअसल ये बयान ये है, आनंद मोहन पूर्व सांसद, जिनकी पत्नी जनता दल यूनाइटेड की सांसद है शिवहर से, और उनके बेटे तकनीकी तौर पर राजद के विधायक हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, और राजद ने भी उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर जोर नहीं दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि परिस्थितियां क्या है। वो आनंद मोहन समस्तीपुर में थे कल, और समस्तीपुर से उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान पर निशाना साध दिया है। साफ साफ कहा कि इमामगंज में जो पासवान कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने उतारा, एनडीए में जीतन राम मांझी की कैंडिडेट दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी, वहां जो कैंडिडेट उतारा, चिराग पासवान वहां प्रचार करने क्यों नहीं गए? क्या दिक्कत है उनको जीतन राम मांझी से? क्या जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा नहीं है? क्या पासवान समाज के ऊपर चिराग पासवान की दावेदारी या उनके नेतृत्व का कौन सा सवाल उठता है जब उनके समाज से आने वाला कैंडिडेट किसी तीसरी पार्टी से लड़कर 37,000 वोट लेकर आता है? चिराग पासवान के ऊपर जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता के द्वारा उस संसदीय क्षेत्र में जाकर के ये बात कहना
बिना नीतीश कुमार के इशारे के नहीं हो सकता। जिस संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार के एक बेहद भरोसेमंद मंत्री की बेटी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हो। यह बात समस्तीपुर में कही गई है, जहां नीतीश कुमार की सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री, उनकी पार्टी के एक बड़े नेता अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है। इस परिस्थिति को समझिए कि जगह का चुनाव किसका किया गया, समस्तीपुर का। बोलने के लिए लाया किसे गया सामने? आनंद मोहन को लाया गया। जनता दल यूनाइटेड के अंदर उनकी पत्नी सांसद है, वो भी जनता दल यूनाइटेड में बताए जाते हैं। और तब नरेंद्र मोदी के हनुमान के ऊपर जो हमला किया गया, सीधे सीधे जो राजनीतिक हमला किया गया, उसका साफ मकसद यह निकलता है कि नीतीश कुमार ने सह और मात के खेल में अपने प्यादे बिछाने शुरू कर दिए हैं। और जब नीतीश कुमार प्यादे बिछा रहे हैं तो बिहार में विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ है, और उस सत्र के दरमियान तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर आक्रामकता की जो कमी दिखाई दे रही है, वो बात भी किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार के सामने तेजस्वी यादव ने कंधा झुकाया है या रणनीतिक तौर पर कंधा झुकाया है। क्या है खेल? इस खेल को समझने के लिए उपचुनाव के प्रदर्शन को देखिए। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही थी और दोनों सीटें कैसे जीती? जनता दल यूनाइटेड ने जैसे बेलागंज जीती वैसे नहीं जीती। जनता दल यूनाइटेड ने लगभग एक तरफा 22,000 वोटों से बेलागंज की सीट जीती। वो कैंडिडेट कौन थी? नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते हुए, जिसके घर एनआईए की रेड चंद महीनों पहले हुई थी, उसे ही कैंडिडेट बना दिया। उस दिन भी लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर तो भारतीय जनता पार्टी थी कि उनकी पार्टी अब झुकने वाली नहीं है बीजेपी के सामने। और नीतीश कुमार याद रखिए कि वो कहना भी शुरू कर चुके हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे। जब नीतीश कुमार ये कहना शुरू करते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जब दूसरे गठबंधन में होते हैं तब भी यही बात कहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि नीतीश कुमार कहीं जाते नहीं हैं, जहां है 19 साल से ज्यादा हो गए वहीं पर रुके हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और वाकई वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनके बयान के अर्थ को लोग अनर्थ कैसे समझ लेते हैं, जरा इसे देखिए। 2020 में आखिरी चरण का चुनाव चल रहा था और सीमांचल इलाके में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कह दिया कि याद रखिए ये अंतिम चुनाव है। सब लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार ने कह दिया अंतिम चुनाव है, यानी इसके बाद वो सक्रिय नहीं रहेंगे। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई तब जेडीयू की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि अरे भाई, अंतिम चुनाव कहने का मतलब यह था कि अंतिम चरण का चुनाव है, तीसरा और आखिरी चरण है विधानसभा चुनाव का। लोग क्या क्या कयास लगाने लगे। इसी तरह से नीतीश कुमार ने कह दिया हम कहीं नहीं जाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे, तो लोग इसके अर्थ लगा लेते हैं कि जिस गठबंधन में है वहीं रहेंगे। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस कुर्सी पर है वहीं रहेंगे, उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। तो बिहार के बारे में आप गूगल करके यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव में रानीगंज में नीतीश कुमार ने क्या कहा था 2020 में कि अंतिम चुनाव है, और क्या व्याख्या उसकी दी गई थी वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद। तो नीतीश कुमार के शब्दों पर मत जाइए, बहुत ही वेल कैलकुलेटेड तरीके से एक एक राजनीतिक मूव तय होता है, और उसी मूव के तहत अब यह साफ दिखने लगा है कि नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव तो जीती है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारी है। एक सीट पर तो तीसरे नंबर पर थी, और जहां राजद नहीं लड़ रही थी, माले लड़ रही थी, वो बहुत ही कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही थी, और एक जगह बसपा नंबर 2 आ गई, राजद बहुत पीछे चली गई। तो नीतीश कुमार दरअसल यही तो चाहते थे, कंधा झुका हुआ राष्ट्रीय जनता दल। जब राष्ट्रीय जनता दल के कंधे झुके हुए हों तो अगर कोई राजनीतिक बार्गेनिंग की, राजनीतिक समझौते की गुंजाइश बनती है, तो जिसके कंधे उठे हुए हों, याद रखिए कोई भी व्यक्ति जो सत्ता के शीर्ष पर रहना चाहता है, वो कंधा उठाकर चलने वाले नेता से गठबंधन नहीं करना चाहता। उसे कंधा झुकाने वाली पार्टी चाहिए जिसके कंधे उसके सामने झुके हुए हों, राजनीतिक तौर पर झुके हुए हों। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति अभी यही है कि बिहार में सब कुछ के बावजूद ये माहौल बना हुआ है कि नहीं, नीतीश कुमार फिलहाल तो ठीक ही है, कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। जब तक नहीं दिखेगा तब तक बदलाव किया जाए या नहीं किया जाए।
इस असमंजस की स्थिति में बिहार है। और विकल्प के तौर पर एक रणनीतिकार आए थे, उनकी पार्टी का हाल आपने देख लिया, जिनका जिक्र आनंद मोहन कर रहे थे कि उनके कैंडिडेट ने 37,000 वोट लिया, तो वो तो हल्का मच गया। 37,000 वोट भी प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कोर वोटर समुदाय से आने वाले कैंडिडेट को मिला है। तो किस बात के वो नेता है? चिराग पासवान से नीतीश कुमार के खुन्नस सभी जानते हैं क्यों है। चिराग पासवान की ही देन है कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर आकर रुकी। वो तो तब जेल भेजने की बात करते थे, आज स्थिति है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। पल भर में लोग बदल जाते हैं, साल बदलता है, नेताओं की पार्टी बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है। कभी डीएनए खराब लगता था नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार का, और अब नीतीश बाबू हो गए, रेल मंत्री रहे, कोई दाग नहीं लगा सकता, हमारे नीतीश बाबू। यही स्थिति चिराग पासवान की है, सब दुर्दशा करा दी और उसके बाद भारत रत्न मांग रहे हैं, जेल भेजने की बात से भारत रत्न तक। तो इस देश में राजनेताओं की क्रेडिबिलिटी और उनके बयान को जनता वैसे ही महत्व नहीं देती, नेताओं की बात और उसके आगे क्या कहा जाए। लेकिन उस परिस्थिति में चिराग पासवान पर विधानसभा चुनावी साल में प्रवेश कर चुके बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता के द्वारा अपने लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी दल की सीट को निशाने पर रखकर जिस प्रकार से चिराग पासवान पर निशाना साधा गया, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए कान खड़े करने वाली बात। कान खड़े करने वाली बात क्यों है? कई सारे मामलों को लेकर है। सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जो तीन धुरी है, सब अपने सहयोगी दल से परेशान है। राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि माले उसके बेस को खुरच रही है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे 90% स्ट्राइक रेट के साथ महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार दोनों को जिस प्रकार से राजनीतिक धोबी पाट दिया है, उस तरह से बिहार में ये खेल ना करे। तो साफ सी बात है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2 अंकों पर सीट विधानसभा चुनाव लड़े, न कि 3 अंकों पर। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि 90-92 सीट से ज्यादा पर बीजेपी लड़े, और 90-92 सीटों पर बीजेपी लड़े। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि नीतीश कुमार 130-35 पर जाए, फिर चिराग पासवान जैसी पार्टी के सामने यह परिस्थिति पैदा करे कि 8, 10, 15 लेकर एनडीए में रहना है तो रहो, या फिर दूसरा रास्ता नापो। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरी यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर 110 सीट का भी ऑफर जेडीयू को मिल जाए, क्योंकि वो लोग भी माले से परेशान है, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा वोट बिहार में उनको दे पाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें भी लग रहा है कि क्यों नहीं ये दोनों छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ ले। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, और बार्गेनिंग की स्थिति में याद रखिए, इस देश की राजनीति में उत्तर भारत के अंदर, हिंदी भाषी भारत में नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा हार्ड पॉलिटिकल बार्गेनर किसी पार्टी के पास नहीं है। वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी झुका सकते हैं। 282 सीटों वाली भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को झुकाकर 22 सीटें जीतने के बावजूद 17 पर लाकर पटक सकते हैं कि 17 ही लड़ना होगा, और उस 22 में से भी जीती हुई टोटल तो 5, लेकिन जीती हुई 8 सीटें छोड़नी होंगी। वो करा करके दिखा चुके हैं। और अब 282 या 303 पर भी नरेंद्र मोदी नहीं है। अब तो नरेंद्र मोदी 240 पर है, रहमो करम पर है नानी फैक्टर के, यानी नायडू और नीतीश फैक्टर। और उस रहमो करम में 7 सांसद और एक नाथ शिंदे के जुड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें भी मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। कब अपना बोरिया बिस्तर लेकर के कहीं और चल दे कोई नहीं जानता। तो उस तरह की सियासत में स्वाभाविक है कि बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार की बढ़ी हुई है। बरास्ते चिराग पासवान वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक आईना दिखाना चाहते हैं। दरवाजे तो खुले हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का साफ संदेश है, साफ संकेत है, संदेश नहीं साफ संकेत है कि दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन दरवाजा खुला रखना, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि खेल तभी होता है बिहार की राजनीति में जब वोटों के समीकरण में भाजपा पिछड़ती है। वोटों के समीकरण में पिछड़ती हुई दिखी है उपचुनाव जीतने के बावजूद। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर टूटा है, कई सीटों पर टूटा है, और उस टूट के बावजूद जब एनडीए को जीत मिली है
तो यकीन मानिए बीजेपी की स्थिति ज्यादा कमजोर हुई है। 2 सीटों पर जीतने के बावजूद कोई 1300-1400 से जीता, कोई बमुश्किल 8-10 हजार से इसलिए जीता क्योंकि MY समीकरण में Y समीकरण के दायरे से ही माले ने कैंडिडेट दिया था। सुदामा प्रसाद की सीट पर उपचुनाव हुआ, सुदामा प्रसाद की तरह MY के दायरे से बाहर का कैंडिडेट दिया गया होता तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से खिसक गई थी। बिहार के खेल में चिराग पासवान जितने बड़े फैक्टर हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी एक फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े फैक्टर के रूप में मौजूद है। यह नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं है। अब कैसे बीजेपी को कट टू साइज करना है, कैसे राष्ट्रीय जनता दल को कट टू साइज करना है, इस कला में किसी को महारत हासिल है, वही मुख्यमंत्री है। लेकिन इस कला में महारत होने के बावजूद कहीं वो चूक तो नहीं रहे। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से निजी बातचीत में एक बात साफ निकल कर आती है कि भाजपा से अगर 135 सीट मिले और राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन में 110 सीट मिले तो 110 सीटों पर चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर है स्ट्राइक रेट के लिहाज से, न कि 135 सीटें यदि भाजपा जदयू को दे वो लड़ना बेहतर है। इस खेल को समझिए और इस ओपन एंडेड सवाल को मैं यही छोड़ता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।